सातवें घर में अगर शनि देव जी हों, शनि, और कुंडली में ऐसी राशि में हो जहां वे प्रसन्न नहीं होते, तो सप्तम भाव में शनि हो तो मैरिज लाइफ में कठोरता रहती है। कठोरता। अभी किसी ने पूछा था एज डिफरेंस, बुध हो तो आयु से छोटा पति भी मिल सकता है, तो जिंदगी बड़ी कामयाब होती है क्योंकि ग्रह की बात मान ली गई। अगर सातवें घर में शनि हो तो पत्नी की आयु बड़ी हो सकती है। पत्नी की आयु बड़ी हो सकती है क्योंकि शनि को वयोवृद्ध भी माना गया है। लेकिन शनि सप्तम भाव में कठोरता पैदा करता है। कब पैदा करेगा? जब ये एज डिफरेंस जो है वो शनि की मर्जी का नहीं होगा। या तो 4, 5, 6 साल का गैप हो हस्बैंड वाइफ में तो कोई कठोरता नहीं रहेगी, या पत्नी की आयु 2, 4, 5, 10 दिन चाहे 2 साल बड़ी हो जाए तो शनि महाराज शांत हो जाते हैं कि मेरी बात तुमने मान ली, चलो छोड़ दिया। अगर ऐसा ना हो सके तो भैया शनि भी सप्तम भाव में बैठकर शादी के संबंध को खराब कर देते हैं। अब आइए, सप्तम भाव में बृहस्पति हो, जुपिटर हो, गुरु ग्रह हो, जिसे ज्ञान का, विद्या का ग्रह कहा गया है, जिसे ज्ञानी कहा गया है। सबसे ज्यादा मेरे आज तक के कैरियर में एस्ट्रोलॉजी के अगर मैंने जिंदगियां खराब होते हुए देखी हैं तो गुरु सातवें घर में खराब होते हुए देखी हैं। बहुत सारे लोग इसमें हैरान हो जाते हैं। फिर बृहस्पति के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जैसे तपस्वी साधुओं के अंदर होते हैं, जैसे किसी बड़े पीएचडी प्रोफेसर के अंदर होते हैं, बड़े किसी ज्ञानवान के अंदर होते हैं। तो वो जो उसका ज्ञान है, जो उसकी पीएचडी है, जो उसका तपोबल है, उसके अंदर ईगो होती, अहंकार होता है। तो बृहस्पति सप्तम स्थान में इगोइस्टिक हस्बैंड मिल जाता है। वो अपने नियम, अपने कायदे वही थोपता रहता है, वही बताता रहता है। तो 7th हाउस का जुपिटर, मेरे जो अपना अनुभव है, जो मैंने इतनी कुंडलियां देख दी, बहुत डाटा इकट्ठा किया, क्योंकि जब ज्योतिष को समझ रहे थे, पढ़ रहे थे, तो वो कहते थे सभ्यपति, सभ्यपति, विद्वान पति। और जब जीवन में हमने देखा लोगों की कुंडलियों में, हजारों कुंडलियों में, खासकर कन्या की कुंडलियों में, तो पति बिल्कुल उल्टा। तो जुपिटर बड़ा खतरनाक ग्रह है भाई शादी के लिए, ये भी आप नोट कर लीजिए। ये आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर आपकी बेटियां, बच्चियां, बेटों की अभी शादियां होनी है, शादियां, तो उनके काम आने वाली हैं ये बातें। सप्तम भाव में चंद्रमा, सप्तम भाव में चंद्रमा। अब चंद्रमा को क्या सब सारे कितना प्यारा और सौम्य ग्रह कहते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में हो कन्या के या वर के, तो वहां पर होता है सास बहू का झगड़ा। नोट करते जाइए ये सारी बातें, क्योंकि माता का तत्व ग्रह चंद्रमा विवाह के घर में आ गया तो चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा मिल गया तो माता और पत्नी के बीच में मतभेद पैदा होता है। हमारे पास कई ऐसी कुंडलियां आ जाती हैं कि कन्या की कुंडली में चंद्रमा सप्तम होता है, पर कुंडली के गुण बड़े अच्छे मिल रहे होते हैं, मंगल दोष भी नहीं होता। अन्य तरफ भी जहां हम देखते हैं, नाड़ी दोष देखते हैं, गण दोष देखते हैं, भकूट दोष देखते हैं, कई तरह के अष्टकूट गुण देखते हैं, उनमें भी बचाव नजर आ रहा होता है। तो कुंडली मिल गई होती है। तो मेरी एक ही सलाह होती है उन लोगों को कि ये शादी इस तरह प्रिपेयर होके करना कि इसकी शादी होते ही, इसकी शादी होते ही रसोई अलग होनी है। तो या तो पहले ही प्रिपेयर हो जाओ, हंसते खेलते करो कि लो भैया हम अपने बच्चे की शादी करने लगे, उसको अलग से फ्लैट लेके दे रहे हैं या अपने घर में अलग से एक पोर्शन दे रहे हैं विद किचन। याद रख लीजिए, चंद्रमा सप्तम, शुक्र चौथे, ये एक कॉम्बिनेशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं। चंद्रमा 7वें घर में, शुक्र चौथे घर में बंटवारा होता है किचन का।
सारी कुंडलियां मिल सकती हैं, मंगल दोष भी नहीं होंगे, बकुट दोष नहीं होंगे, नाड़ी दोष नहीं होंगे, गुण ग्रह मिल रहे होंगे। लेकिन ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं, अगर इसे नहीं देखा तो बाद में परेशानी होती है। फिर लोग कहते हैं कुंडली मिला के शादी की सी, ए देखो साढ़े घर च की हो रहा है, ए साडा हाल करता पंडितां ने ते ज्योतिष ने। क्योंकि पंडित और ज्योतिषी आपको बताने के कितने काबिल है, कितने काबिल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ गुण मिलाना, सिर्फ मंगलिक दोष देखना, ये नहीं होता। तो इसलिए ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि चंद्रमा सप्तम भाव में हो, शुक्र चौथे भाव में हो। इसको अब सीख भी लीजिए। चौथा अगर है माँ का, वहां पर शुक्र का आ जाना, पत्नी तत्व पहुंच गया कि वो वहां पे घुसपैठ करेगी, घुसपैठ करेगी पत्नी जब आएगी। सातवां अगर है पति या पत्नी का, वहां चंद्रमा है तो वहां मां घुसपैठ करेगी। समझ गए? तो जो केसेस हमें वुमेन्स हेल्थ से मिलते हैं, उनमें मुझे बहुत ज़्यादा ये केस मिलता है कि माँ ने घुसपैठ किया हुआ है घर में। तो मुझे पता लग जाता है चंद्रमा ने खेल खेला हुआ है। तो अभी ये निशानियां आप समझ लीजिए, फिर मैं आपको इनसे छुटकारा कैसे होता है ये भी बताऊंगा। तो ये चंद्रमा का खेल है कि सप्तम भाव में चंद्रमा रसोई का बंटवारा होता है, चौथे भाव में शुक्र रसोई का बंटवारा होता है। तो मंगल सूर्य आपको समझ आ गई होगी। ये गर्म ग्रह है, ईगो अहंकार होते हैं। सातवें घर में हो तो कला क्लेश की संभावना बनती है। अगर इसकी दशा आ गई तो और भी खराब। बुध आपने देख लिया है, अपनी आयु से छोटा कुमार युवक ग्रह अपना असर दिखाता है। छोटी आयु में भी शादी करा सकता है, छोटे जीवन साथी से भी शादी करवा सकता है। शुक्र के बारे में मैंने बता दिया, ये एक बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही सौम्य ग्रह है। सप्तम भाव में सही स्थिति में हो, उसके ऊपर कोई भी बुरे ग्रह की दृष्टि ना हो, राहु की, केतु की, शत्रु की, उसके किसी और ग्रह के साथ ना हो, तो जीवन साथी का अच्छा सुख मिलता है। बहुत सारी लव मैरिजेस हमने देखी हैं। सेवंथ शुक्र बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, तो वो भी कामयाब हुई हैं। शनि ग्रह के विषय में मैंने बता दिया कि शनि एक शर्त है कि आयु का डिफरेंस 4-5 साल, या अपने से बड़ी आयु की पत्नी, अपने से गहरे रंग की पत्नी, क्योंकि शनि का जो कलर है वो डार्क कम्प्लेक्शन है, तो शनि खुश हो जाता है। अदरवाइज शनि ग्रह भी सातवें घर में परेशानी पैदा करता है। बृहस्पति तो गुरु है, टीचर है, उसके अंदर तो अपने ज्ञान का, तप का थोड़ा सा इगोइस्टिक होता है, तो वो भी शादी के भाव को खराब करता है। अपने नियम बता बता के अपनी पत्नी को दुखी करता रहता है। अगर पति की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु हो तो वो उंगली पे नचाने वाली आ जाएगी। जहां गुरु आ गया, पुखराज इस उंगली में इसलिए पहनते हैं कि ये उंगली करता है गुरु, कि ये कर लो, ये कर लो, यहाँ उठो, यहाँ बैठो, इस दोस्त के साथ नहीं मिलना, क्या इतनी देर कहाँ थे, 7 बजे के बाद मोबाइल नहीं उठाया। ये जुपिटर 7th हाउस। समझ गए? चंद्रमा के विषय में मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि चंद्रमा सप्तम भाव में आए तो माँ की घुसपैठ होती है, सासू माँ के साथ फिर डिफरेंस पैदा हो जाते हैं। अब आइए कुख्यात जो खलनायक है, राहु और केतु। राहु सप्तम भाव में हो तो राहु भ्रम पैदा करता है, शक पैदा करता है जीवन साथी के ऊपर। शक पैदा करता रहता है। राहु सप्तम भाव में हो, चाहे कोई अच्छी बात, बुरी बात, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन भ्रमित कर करके एक दूसरे के साथ झगड़े की स्थितियां पैदा होती रहती हैं। तो वो भी एक दिन ऐसी स्थिति पैदा करता है कि अलगाव तक हो जाते हैं, डाइवोर्स तक हो जाते हैं। ये कुख्यात है, खलनायक है। केतु सप्तम भाव में हो, बड़ा ही खतरनाक होता है दोस्तों। मल्टी पार्टनर्स। इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी कुंडली यहां मत लिखा कीजिए। मैं कड़वा करेला खाने वाला हूं, मैंने मुंह में बोल देना 7वें घर में केतु है तुम्हारे पति के, कई पत्नियां होंगी उसकी, तो तुम्हें पता या नहीं पता। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे इसके ऊपर लाइव में मत लिखा करो। मैं जब फोनो फ्रेंड भी करता हूं तो भी मैं कई बातें अंदर रखता हूं अपने, कि क्यों लोगों को ये बातें बता के इनके घरों को प्रॉब्लम में डालना। टू द पॉइंट बात करता हूं। तो सप्तम भाव केतु, केतु क्या है? पैर। राहु क्या है? दिमाग। नेगेटिव दिमाग है तो भ्रम पैदा करता है राहु, शक पैदा करता है राहु। केतु क्या है? मल्टी पार्टनर्स, अलग अलग जगह रिलेशनशिप्स, चाहे वो गुप्त हो, चाहे वो रहस्यमयी हो, चाहे वो नशर हो, चाहे फिर जो मर्जी हशर हो।
केतु 7वें घर में अपना खेल खेलता है। ये सिंगल प्लेनेट की बात कर रहा हूं। अगर यहाँ पे जोड़ियां बन गई, ग्रहण दोष भी बन सकते हैं, चंद्र राहु, सूर्य राहु, वो और भी ज़्यादा परेशानियां पैदा करते हैं जीवन में, क्योंकि फिर चंद्रमा जिस भाव का स्वामी होगा वो सप्तम भाव में आ गया राहु के साथ, तो उसने और भी ज़्यादा गड़बड़ पैदा करनी है। फिर तो 100% माँ ही होती है जो तलाक का कारण बनती है। जब तक रसोई अलग नहीं होती जीवन सुखी हो नहीं पाता। जब तक माता जी राम नाम सत नहीं होता तब तक भी जीवन सुखी हो नहीं पाता। ये जनरल बातें, इन्फॉर्मेशन, नॉट टू पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि यहाँ बैठकर मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ, आपको किसी को नहीं बता रहा हूँ। तो ये आपने देख लिया कि केतु जो है वो मल्टी पार्टनर्स बना के विछोड़ा कर देता, अलगाव कर देता है। केतु खटास को कहा गया है, इसीलिए जब केतु का उपाय करवाते हैं हम नींबू के साथ करवाते हैं। केतु खटास है जीवन में। सप्तम भाव में केतु आ गया तो खटास पैदा करेगा। राहु संदेह है, शक है, भ्रम पैदा करेगा। बाकी ग्रहों को आपने समझ लिया है, ठीक है। अब आइए, कुछ ग्रह ऐसे भी होते हैं उनकी युतियां जो है वो बड़ा शानदार असर करती हैं हमारे जीवन पे। मंगल और शुक्र, ये इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि शुक्र ग्रह का संबंध वैवाहिक जीवन में होता है। मंगल और शुक्र की युति हो किसी की कुंडली में तो उसके अंदर बहुत अधिक आकर्षण होता है और दूसरों को भी आकर्षित करने की शक्ति होती है। इसीलिए अधिकतर कुंडलियां जो लगभग 75% हमने देखी हैं, मंगल शुक्र की युति हो तो लव मैरिज तक बात पहुंच जाती है, मनपसंद शादी तक बात पहुंच जाती है, मल्टी अफेयर्स तक बात पहुंचती है। अगर राहु केतु जैसे उसको देख रहे हो तो अफेयर टूटते हैं, शादी टूटती है, वो एक अलग बात है। जहां राहु केतु का नाम आ गया समझ लो टूटेगी बात, बस समझे। लेकिन मंगल और शुक्र जो है वो एक ऐसी युति है जिसको कहते हैं अट्रैक्शन पैदा करने वाली। वो भी जब हम कुंडलियां देखते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं, खासकर अरेंज मैरिज में, कि मंगल और शुक्र वाली अगर ये जन्म पत्री है और उसके ऊपर राहु केतु जैसा कोई बुरा प्रभाव है, चाहे कुंडली सारी मिल जाए, चाहे सारे गुण ग्रह मिल जाए, चाहे अष्टकूट मिलान भी हो जाए, अगर मंगल शुक्र के ऊपर किसी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव हुआ तो वो एक दिन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ले जाता है। इसको याद रख लीजिए, ठीक है। अब आप अपनी अपनी कुंडलियां आप खुद ही देखिएगा, मैं यहाँ बैठकर किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये बातें जो हैं वो कुछ ऐसी बम विस्फोटक बातें हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूं यहां मत लिखा कीजिए। चंद्रमा और शुक्र, कई कुंडलियों में चंद्रमा और शुक्र होता है, खासकर ये मंगल शुक्र, चंद्र शुक्र। कन्या की कुंडली में जब देखता हूं मैं तो मैं थोड़ा अलर्ट हो जाता हूं, क्योंकि चंद्र शुक्र जो है उसे ऐश्वर्या योग कहा गया है। वो खुश मिजाज इंसान की कुंडली में होता है, हंसने खेलने वाले, हर एक के साथ खिलखिलाकर बात करने वाले की कुंडली में होता है चंद्र शुक्र। तो चंद्र शुक्र जो है वो ऐसा योग होता है कि वो अगर अपने दरवाजे पे खड़ी है ना, तो कोई पड़ोसी मिलने आ गया उसको भी हेलो हाय हाय हो यू है ना, इधर से कोई निकला उसको हाय हुई हुई हुई, कॉलेज गई तो स्कूल गई तो टी 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 टी। वो उसके अंदर कुछ नहीं होता, उसके अंदर कुछ नहीं होता, कोई भोग नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, कोई गंदी सोच नहीं होती, बस हेलो हाय हुई हुई, बस यूं करना होता है उसने, क्योंकि वो खुश मिजाज हंसमुख की कुंडली होती है। लेकिन इसके ऊपर राहु केतु जैसे शत्रु का प्रभाव हो या 12th लॉर्ड का प्रभाव हो, उसकी इसी आदत के कारण बदनामियां होती हैं उसकी, याद रख लीजिए। चाहे जितनी मर्जी कुंडली के गुण ग्रह मिले हों, ये चंद्र शुक्र जो है ना ज्यादा हंसमुख बनाता है। 24 घंटे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट खिलखिलाहट होती है, और वो छत के ऊपर अपने कपड़े सुखा रही तो भी हंस रही होती है, वो सामने पतंग उड़ाने वाला सोचता है मेरे बारे हंस रही है, समझ गए। वो एक नई गलत फहमी अंदर पाल लेता है, वो अपने बाल छांट रही होती है, गुनगुना रही होती है, क्योंकि चंद्र शुक्र है। वो सामने जो शेव कर रहा होता है मेरे बारे हंस रही है, बस उसके कारण जीवन में बड़ी
विषमताएं पैदा होती हैं, बड़ी खराबियां पैदा होती हैं। ये एक हंसमुख योग है, ये खिल खिलाने वाला योग है, लेकिन इसके ऊपर किसी नेगेटिव प्लैनेट का एस्पेक्ट आ गया, दृष्टि आ गई, प्रभाव आ गया, तो बदनामी भी यही चंद्र शुक्र और मंगल शुक्र पैदा करते हैं। राहु शुक्र, अब आप समझ लीजिए राहु शुक्र जिनकी कुंडलियों में है, शुक्र इसलिए जोड़ा है मैंने क्योंकि ये मैरिज के साथ संबंधित है। राहु के साथ शुक्र भोग और काम की वासना को भड़का देता है, बड़ा खतरनाक होता है। विवाह से पहले भी इंटीमेशंस हो जाती हैं, क्योंकि ये भारत का जो सोशल सिस्टम है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा नेटवर्क है, इसमें हमारी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन शुक्र राहु के साथ हुआ तो कोई सीमा रेखा नहीं होती। शुक्र राहु के साथ हुआ तो भैया ये कोई सीमा रेखा नहीं होती। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज इंटीमेशन चलती रहती है, क्योंकि भोग, काम, वासना सताता रहता है। अगर बाई चांस शुक्र की 20 साल की दशा में फंस गई मैरिज लाइफ, या राहु की 18 साल की महादशा में फंस गई, तो ये भी गड़बड़ पैदा होती है। इसे भी नोट कर लीजिए। केतु और शुक्र की युति, चौथी युति बता रहा हूं अभी आपको। मंगल शुक्र बता दिया, चंद्र शुक्र बता दिया, राहु शुक्र बता दिया, अब केतु शुक्र को समझ लीजिए। केतु को मैंने अभी बताया कि अकेला केतु 7वें घर में हो तो वो मल्टी पार्टनर्स पैदा कर देता है। अगर केतु साक्षात शुक्र के साथ हो कुंडली में किसी भी भाव में, और उसका 7वें भाव के साथ भी संबंध बन जाए, तो भी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप आ जाती है जीवन में। उनकी दशाओं में जाकर हमें झांकना पड़ता है। ये जितनी बातें आपको बताऊंगा, इसका संबंध दशा चार्ट के साथ भी होता है। ये केवल जनरल इंफॉर्मेशन है। ये नहीं कि शुक्र की दशा आएगी 95 ईयर की एज में तो तब जाके कुछ होगा, इसलिए इट्स अ जनरल इंफॉर्मेशन। ये अभी नर्सरी क्लास है, आपको बता रहा मैंने। ये ना हो कि आप अपनी अपनी कुंडलियों में देख लें, इसके तो केतु शुक्र है मेरे पति की कुंडली में, अरे बाप रे ये क्या पंडित जी ने बताया था। ऐसा नहीं होगा। हो सकता है वो बचपन में दशा निकल गई हो, वो ज़्यादा दोस्तों के साथ घूम लिया हो सकता है उसकी दशा 80 साल के बाद आने वाली हो। इसका अगला स्टेप भी होगा, लेकिन पहले आप नर्सरी क्लास में हैं, नर्सरी से ही सीखते जाइएगा। सूर्य शुक्र, केतु शुक्र मल्टी रिलेशनशिप, सूर्य शुक्र, यहां पर शुक्र अस्त हो जाता है, डाउन हो जाता है, परेशान हो जाता है। यहां पे शुक्र की अपनी पावर कम हो जाती है, क्योंकि शुक्र और बुध सूर्य के आसपास ही रहने होते हैं या एक घर दूर जा सकते हैं। जहां वो ऐसी स्थिति में पहुंचे कि वो अस्त हुआ, वक्री हुआ, डाउन हुआ, मैरिज लाइफ का सुख शुक्र खराब होने के कारण, शुक्र डाउन होने के कारण खराब हो जाता है। तो ये आप इस युति को भी नोट कर लीजिए। ऐसे ही फिर बृहस्पति शुक्र भी होता है। बृहस्पति शुक्र बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि बृहस्पति योगी को कहा गया है, शुक्र भोगी को कहा गया है। समझ गए? कुछ ऐसी कुंडलियां हमारे पास है जो दिन में भैया रात में सैया वाली कुंडली होती हैं। वो कहता है ये मेरी कजन सिस्टर है, मैं तो उसके साथ जा रहा था, तू तो वैसे ही डाउट करती है, तो मैं तो वैसे ही उसको छोड़ने जा रहा था, वो मुझे रास्ते में खड़ी मिल गई। बृहस्पति दिन में भैया, शुक्र रात में सैया, याद रख लीजिए। गुरु शुक्र पुरुष की कुंडली में हो तो उसके अंदर बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसे ये नहीं पता रहता कि मैं पुरुष हूं या मैं कन्या हूं या मैं ट्रांसजेंडर हूं, गड़बड़ हो जाती है। इसके पीछे और भी बड़े एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। इसके पीछे राहु केतु को जरूर देखना पड़ता है, लग्नेश की ताकत देखनी पड़ती है। लेकिन एक युति है जिसको गे कहते हैं ना आप लोग, गे, वो बृहस्पति और शुक्र के कारण होता है। क्योंकि कभी बृहस्पति हावी हो जाता है, कभी शुक्र हावी हो जाता है, कभी योगी कभी भोगी, कभी सैया कभी भैया। समझ गए? तो ये बड़ी खतरनाक युति होती है। बृहस्पति और शुक्र अगर पुरुष की कुंडली में हो तो उसकी चाल थोड़ी मस्तानी होती है, करण जौहर जैसी। ए साइड बी साइड दोनों तरफ से वो कैसेट चलती है। अगर यही बृहस्पति और शुक्र कन्या की कुंडली में हो, कन्या की कुंडली में, वो तो फिर फौजी होती है, एक तरह की पहलवान होती है, कराटे की मास्टर होगी, क्रिकेट की प्लेयर होगी, है ना, पुलिस की अफसर भी बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो भाव पैदा होना है जिसको अर्धनारीश्वर कहा गया है। तो ये
जिसने ये बातें समझ ली, जिसने इन चीजों को जान लिया, क्योंकि आज सप्तम भाव की बात हो रही है, बृहस्पति और शुक्र, क्योंकि कन्या की कुंडली में बृहस्पति पति का कारक है, वर की कुंडली में शुक्र पत्नी का कारक है। अगर आप इन बातों को पहले सीख लें, समझ लें, जान लें और ध्यान रखें, क्योंकि शादी केवल गुण मिलान से सक्सेस नहीं होती दोस्तों। शादी केवल मंगलीक की मंगलीक से कर देने से नहीं होती सक्सेस दोस्तों। शादी केवल नाड़ी दोष, भकुड़ दोष, गण दोष, इसका राक्षस गण है, उसका देव गण है, वो मिल जाने से नहीं होती सक्सेस दोस्तों। शादी इन ग्रहों की स्थितियों से सक्सेस होती है। आइए आपको छोटा सा एक मैं करैक्टरिस्टिक्स बताता हूं इसके, कि ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं, इनसे अलर्ट होकर फायदा कैसे लिया जा सकता है। अगर मंगल, सूर्य, केतु और शनि 7th हाउस में हो, मंगल, सूर्य, केतु और शनि, याद रख लीजिए, मंगल, सूर्य, केतु और शनि, विशेषकर मान लीजिए पत्नी की कुंडली में है, लेडी की कुंडली में है, तो उसको ऐसे इंसान के साथ शादी करनी चाहिए जिसकी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, याद रख लीजिए। क्योंकि मंगल 7वें घर में हो तो 24 घंटे पतिदेव के साथ काटने मुश्किल होते हैं। सूर्य 7वें घर में हो, ईगो का प्लेयर, तो 24 घंटे पतिदेव के साथ काटने बड़े मुश्किल होते हैं, समझ लीजिए। केतु 7वें घर में हो तो काट ही नहीं सकता कोई, क्योंकि वो तो मल्टी है। शनि 7वें घर में हो, कठोर ग्रह, तो इन सब ये जो 4 मैंने आपको ग्रह बताए हैं, मंगल, सूर्य, केतु, शनि, इन्हें अपनी लाइफ में स्पेस चाहिए होता है। स्पेस उन पत्नियों को मिल जाता है जिन्होंने रहना घर में है, उनके पति की जॉब, कोई फरीदाबाद चला गया, कोई नोएडा चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई बेंगलोर, कोई मिलिट्री में चला गया, कोई फौज में, समझ गए। और मंगल और सूर्य वाले तो विशेष करके या तो उनका पति मिलिट्री मैन हो या पुलिस मैन हो, क्योंकि जो मंगल और सूर्य की बैड एनर्जी है, जो गुस्से की एनर्जी है, वो दूसरों पे निकाल के घर आ जाता है शांति लेने के लिए। केतु 7th भाव में भी क्योंकि पैर है, अगर ट्रांसफरेबल जॉब हुई तो पत्नी को स्पेस मिलती है शांत रहने के लिए। ऐसे ही शनि ग्रह जो है, टोका टोकी वाला ग्रह है, ये इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो अनमैरिड बच्चे हैं उनके काम आने वाली चीजें हैं। तो ये कुछ स्पेस दे देते हैं जीवन में, चलो जी वो 2 महीने के लिए चला गया बाहर, जब वो आएगा, है ना, तो फिर स्नेह बंधा होता है। दूर दूर से फोन पे बातें होती रहती हैं, फोन पे झगड़े होते रहते हैं, उनका कोई लाइफ में बैड इफेक्ट नहीं आता। लेकिन एक रूम में, एक घर में मंगल वाला, सूर्य वाला, केतु वाला, शनि वाला 7वां घर हो, वो 24/7 उनका रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये याद रख लीजिए, ये शनिचर के साथ, मंगल के साथ, सूर्य के साथ और केतु के साथ का योग है। अब आइए राहु की बात करते हैं 7वें घर में। 7वें घर में अगर राहु आ जाए और उसके साथ कोई चंद्र हो, मंगल हो, सूर्य हो, शनि हो, उसका भी प्रभाव ले आता है साथ में, तो वो जीवन में ज्यादा भ्रम पैदा कर देता है। पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करता है, तकरार पैदा करता है, झगड़े पैदा करता है, समझे। तो राहु 7th भाव वाले को या वाले को अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। अगर आपका मोबाइल बजा है ना, आपने देखा रिंग बजी है, फोन ऑन करके हेलो, हाँ, चलते चलते दरवाजे से बाहर चले गए और वो सामने बैठा देख रहा है, राहु 7वें घर में है, शनि के साथ है, मंगल के साथ है, तो उसके दिमाग में उल्टी सीधी बातें घूमनी शुरू हो जाएंगी, भ्रम पैदा कर देगा, भ्रम। और वो भ्रम ऐसा शक पैदा कर देता है, कुछ हो चाहे ना हो, राहु का काम है खाली सिर, खाली ऊपर वाला माला है उसके पास, और वो ऐसा
भ्रम पैदा करता है, जीवन में जहर घुल जाता है। इसलिए राहु सप्तम भाव में हो तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लाइफ होनी चाहिए। ये पड़ा टेबल के ऊपर मोबाइल, जिसका बज रहा है बजने दो, हैंड फ्री करके सुनो, चाहे वो किसी सहेली का है, किसी मम्मी का है, किसी रिश्तेदार का है। हाँ जी मैं बोल रही हूँ, बोलो जी। फिर वो बोलते हैं मैं वो फलाना बोल रहा हूँ, तुम्हारा पिता बोल रहा हूँ, भाई बोल रहा हूँ। अच्छा भैया मैं अब आपसे बात करती हूँ। उसने जब सुन लिया ना कि ये भाई का फ़ोन है, ये बहन का फ़ोन है, ये सहेली का, मम्मी का, फिर शांत हो जाता है, भ्रम नहीं पैदा होता। इसलिए राहु 7 वाले को एवरी टाइम ट्रांसपेरेंट विद योर पार्टनर, चाहे वो पति की कुंडली हो चाहे पत्नी की कुंडली हो, चाहे वो पति की कुंडली हो उसमें भी हो सकता है, उसको भी ऐसे ही रहना पड़ेगा, नहीं तो भैया घर में जहर घुलता रहता है। तो कुछ चीजें होती हैं मूवेबल, जिनको ट्रांसफरेबल जॉब में रहना चाहिए, कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट, तो वहां फिर राहु कुछ नहीं करता। चंद्रमा के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि चंद्रमा 7वें घर में हो, जीवन को खुश रखना है अपने, सारी कुंडली मिल गई, मंगलीक शंगलीक सब मिल गए हैं, लेकिन 7th चंद्रमा है, चाहे वर के चाहे कन्या के। तो पहले अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो, अपने बच्चों की कुंडलियों में देख लो कि इनकी शादी होते ही किचन अलग होनी है, बस फिर आप सुखी रहोगे। फिर आप ये नहीं कहोगे ये इसकी शादी हुई तो मेरा बेटा ले गई, है ना, वो क्या कहते हैं पंजाबी में, नोट नोट तुड़ाया ते गया, मुंडा व्याया ते गया, ऐसा कहते हैं हमारे फिर माँ बाप। नोट तुड़ाया ते गया, मुंडा व्याया ते गया। तो अगर चंद्रमा 7वें घर में हो तो ये होगा, ये होना है, ये लिखित है, ये सास बहू के बीच में गैप देना पड़ेगा अगर चंद्रमा 7वें घर में है। इवन कि चंद्रमा अगर लगन में भी हुआ तो उसकी दृष्टि 7वें भाव पे आ जाती है। सप्तम भाव में तो यह करेगा ही करेगा, अगर लगन में भी हुआ तो भी उसकी दृष्टि 7वें घर में आ जाती है। तो बी प्रिपेयर इन द माइंड कि जब हमें अपने लड़के की या ऐसी लड़की को घर में लाना है जिसके चंद्र का प्रभाव सप्तम भाव में या लगन से सप्तम भाव में है, तो वहां पर किचन अलग होगी तो सुख शांति होगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। इसको याद रख लीजिए। अब आइए बृहस्पति। अभी मैंने आपको बताया था ना, बृहस्पति तो अपने आप को प्रोफेसर ही समझता कि मेरे से बुद्धिमान कोई पैदा नहीं हुआ। लड़की की कुंडली में है तो वो भी अपने आप को सही, मेरे से बढ़िया तो कोई तुम्हें सिखा नहीं सकती, समझ गए। अब बृहस्पति जो 7वें घर में आ जाए तो उसका इलाज पता क्या होता है, उसे सहना पड़ता है। क्योंकि जो हमारा गुरु है, जो हमारा टीचर है, जो हमारा मेंटोर है, जो हमारा गाइड है, काउंसलर है, वो यही समझता है कि मुझे इससे ज़्यादा पता है। और सामने वाला स्टूडेंट है ना, सामने वाला स्टूडेंट जो होता है वो अगर तो आराम से बैठा नोट करी जाए सारी बातें, है ना, बिना टोके टाकी पिक्की पिक्की चिक्की चिक्की करे, तो फिर तो उनकी ट्यूनिंग चलती है। मैं अपनी और आपकी भी बात कर रहा हूं, समझे। ऐसे ही फिर वो ट्यूनिंग घर में चलती है पति पत्नी के बीच में। जुपिटर 7th हो कन्या की कुंडली में तो उसे सहना पड़ता है अपना पीएचडी प्रोफेसर। जुपिटर 7th हो वर की कुंडली में उसे सहनी पड़ती है अपनी डंडे वाली मैडम। याद रख लीजिए। इसका एक इलाज होता है। इसका इलाज होता है जैसे मंगल 7वें वाली कन्या की शादी किसी ऐसे ऑफिसर से की जाए जो ट्रांसफरेबल जॉब में हो, खासकर मिलिट्री में या पुलिस में। सूर्य 7वें वाली कन्या की शादी किसी ऐसे शख्स के साथ की जाए जो समाज सेवा में या पॉलिटिक्स में पैर रखता हो, क्योंकि इनके गुण होते हैं। ऐसे ही बृहस्पति 7वें वाली कन्या की शादी या 7वें वाले वर की शादी टीचर से की जाए तो कभी नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी स्टूडेंट खा जाते हैं। उनको उंगली दिखा दिखा कर आती है, बस घर आके थक जाएगी, ना डंडा उठाने की हिम्मत होती है। तो ये 7वें घर का गुरु अगर टीचर के साथ, किसी काउंसलर के साथ, किसी गाइड के साथ, किसी मोटिवेशनल स्पीकर के साथ, खासकर संस्कृत के टीचर के साथ, क्योंकि जुपिटर है, हिंदी के टीचर के साथ अगर विवाह हो जाए, किसी कवि महाराज के साथ विवाह हो जाए, तो वो सुखी जीवन हो जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर जुपिटर का गुण होता है। तो ये आप देख सकते हैं। बुध और शुक्र, बुध अगर 7वें घर में हो, शुक्र अगर 7वें घर में हो, तो उनसे दूर नहीं जाना चाहिए,
उनके साथ चिपक के रहना चाहिए, पति पत्नी के साथ। समझ गए? सातवें घर में शुक्र हो तो भी उसको स्पेस देनी नहीं चाहिए, उसको चाहिए भी नहीं होती, वो अपने आप ही चिपकते हैं एक दूसरे को, बुध भी और शुक्र भी। जैसे शनि भागेगा दूर, शनि पीठ करके सो जाता है, बुध और शुक्र आमने सामने रहते हैं, मुख की तरफ मुख करके। ठीक है, तो बुध और शुक्र का अपना एक चार्म है। चंद्र का काम मैंने बता दिया आपको, घर में बंटवारा है। बृहस्पति टीचर गाइड हो, संस्कृत का हो, योगा का टीचर हो, उसके साथ शादी कर लो, काउंसलर के साथ शादी कर लो। मंगल सूर्य मैंने बता दिया पॉलिटिशियन और पुलिस ऑफिसर होते हैं। केतु सातवें घर में, ये मैंने बता दिया है कि ट्रांसफरेबल जॉब होनी चाहिए। राहु सातवें घर में मैंने ट्रांसपेरेंट लाइफ होनी चाहिए। शनि सातवें घर में मैंने बता दिया कि शनि की शर्त है कि आयु का गैप अगर आपने 5-6 साल ले लिया या पत्नी की आयु बड़ी हो गई, शनि खुश हो जाता है, घर में कला क्लेश नहीं होता। अदरवाइज शनि सातवें घर में भी जीवन साथी के साथ परेशानी पैदा करता है अगर नेगेटिव राशि में हो तो भैया बड़े मजे से आप लोग सुन रहे हैं। 1 घंटा 11 मिनट हो गए, मैंने भी अभी देखा है। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को एक एपिसोड और देंगे, 1 क्या 2 देने पड़ेंगे, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा शादी किसकी नहीं होती, शादी किसकी लेट होती है, शादी किसकी टूट जाती है, शादी में किसके अड़चन आती है। अब ये बातें नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, क्योंकि अभी देखिए ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हुई है अभी 7th हाउस की। तो जो कल अपना नया प्रिपेयर करूंगा मैं आपके साथ बातें, तो इसी अभी 7th भाव से ही जुड़कर रहेंगे। लेकिन ये जो बातें मैंने आपको बता दी हैं ये इतनी कीमती हैं कि हमारे साथ तो जो होना था वो हो गया। ये लड्डू भी है और करेला भी है। अपने बच्चों की कुंडलियों को जरूर देख लीजिएगा और इन निर्देशों को समझ लीजिएगा, ताकि उनके जीवन में शादी मीठा मीठा लड्डू बना रहे, कड़वा करेला ना बन सके। फॉलो। जो अनमैरिड बच्चे हैं, अगर आपने ये वाला एपिसोड बार बार 2-2, 3-3, 4-4 बार लगाकर सुन लिया, इसको मैं YouTube पे दे दूंगा आपके लिए, तो समझ लीजिए आप अपने बच्चों के भविष्य के निर्माण में खुद निर्माता बन जाएंगे। याद रख लीजिए, ये वो मैंने आपको सिम्टम्स ऑफ द 7th हाउस, सिम्टम्स ऑफ द प्लैनेट इन द 7th हाउस बता दिए हैं कि अगर आपने इनको 5-4 बार 10 बार सुन लिया तो ये आपके यहाँ बैठ जाएगा, फ्लॉपी में फिट हो जाएगा, जैसे मेरे हुआ पड़ा है। तो फिर वो आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में मिठास लेके आएगा। याद रख लीजिए, क्योंकि इससे बड़ा और क्या टिप हो सकता है कि चंद्रमा अगर 7th भाव में है पति या पत्नी के, तो पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि अच्छी फैमिली है, अच्छा घर है, अच्छा रिश्ता है, कुंडली मिल गई है, इनकी सेपरेशन लिखी हुई है, पहले प्रिपेयर हो जाओ, सुख ही सुख रहेगा। ये चीजें, ये कुंडलियां बोल रही हैं, और हजारों कुंडलियां होंगी, आप लोगों के अनुभव भी होंगे, मुझे पता है, क्योंकि ये ऐसा सेंसिटिव मामला है। बहुत कम लोग लिखेंगे हाँ जी पंडित जी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। और मैं चाहता भी नहीं हूँ अपना कोई कड़वा अनुभव आप यहाँ नशर करें, मैं नहीं चाहता हूँ। आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई कड़वा अनुभव है, तो आप व्हाट्सएप में जाएं, वहाँ पर आप पेड कंसल्टेंसी लें, उसके 100 रेमेडीज हैं हमारे पास, 100 उपाय हम लोग करवाते हैं। कल भी हम उपाय करने जा रहे हैं आप सबका, जिन लोगों ने बुकिंग्स करवाई हैं, जिन लोगों ने व्हाट्सएप में मुझे अपना सारी डिटेल्स भेजी हैं, कल भी हम उनके लिए करने जा रहे हैं, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 4 साल में एक बार मिलता है, क्योंकि 3 साल लग जाते हैं अधिक मास इकट्ठा करने में। भगवान विष्णु का महीना होता है, 3 साल लगते हैं, और ये उस अधिक मास में हैं हम। अधिक मास के अश्विन माह की पूर्णमासी 4 साल में एक बार मिलती है, आफ्टर 3rd ईयर, 4थे साल। तो कल का पूर्ण चंद्रमा बड़ा बलिष्ठ होगा, बड़ा बली होगा। आप भी उसका प्रयोग घर में बैठकर भी कीजिए, जो साधक हैं, जो मेडिटेटर हैं, जो चांद की रोशनी में बैठकर साधना करते हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। विशेषकर जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा शुभ ग्रह का स्वामी होकर कमजोर हो जाता है, उनको तो चांद की रोशनी लेनी चाहिए। चांद की रोशनी का प्रभाव अपने स्टोन्स पे आप डाल सकते हैं, अपनी खीर में डाल सकते हैं, दूध में डाल सकते हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट होगा कल का दिन, पाठ पूजा मंत्र जाप के लिए, रत्नों की शुद्धि के लिए, यंत्रों को दोबारा धोकर शुद्ध करने के लिए, कुंडलियों में चंद्र का दोष और राहु केतु शनि के साथ उसके लिए। तो कल वाले दिन का भी आप लोग लाभ उठाइए। और ये जो एपिसोड अभी चलेगा लंबा, अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि आप मेष मीन वृष मिथुन कन्या, इनका सप्तम भाव का स्वामी कौन है, उसकी पोजीशन कैसी होती है। इसको लगेंगे 2-4 एपिसोड, कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। और मैं समझता हूँ अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तभी आप 101 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। और अपना जो सपोर्ट होती है ना, बकअप होता है, वो ऐसे ऐसे किया जाता है। तो वो अगर आप करेंगे तो मैं इसको और भी खोल के आपके साथ बातें साझी करता जाऊंगा। आपको मैं बताऊंगा लव मैरिज कैसे होती है। पंचम भाव होता है प्रेम संबंधों का, 7वां भाव होता है विवाह का, कैसे इनका जोड़ हो तो लव मैरिज होती है। आपको मैं बताऊंगा डाइवोर्स कैसे हो जाता है शादी के बाद, क्यों हो जाता है डाइवोर्स, ये इसी सप्तम भाव का टॉपिक है। ये आपको मैं बताऊंगा 7th लॉर्ड कैसा हो तो क्या करता है जीवन में, ये सारी बातें आपको बताऊंगा आने वाले एपिसोड में। और इस एपिसोड को हम आगे चलाएंगे अगर आपके ये बकअप, आपकी सपोर्ट मिलती रहेगी। और आपको YouTube पे भी जाना है, वहाँ पे लिखे पंडित राजन शर्मा लुधियाना, जब मेरे वाला चैनल सामने आ जाए उसको सब्सक्राइब भी करना है आपको, वहाँ पर भी आपने इस चैनल को सपोर्टिंग करनी है। तो दोस्तों अभी आप जो पूछना चाहते हैं, जो आपका जनरल क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट लाइन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि मैं जब रात को, मैं कौन सा 1:30-2 बजे तक सोता हूँ, मैं भी इसको एडिट करके अपलोडिंग कर रहा होता हूँ यूट्यूब पे, तो आपके कमेंट जरूर पढ़ता रहता हूँ मैं। अगर उसमें से कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो, जो जनरल क्वेश्चन हो, उसको फिर मैं आपके साथ एपिसोड में ले आता हूँ कि मेरे को किसी मित्र ने ये पूछा था और उसका ये आंसर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल क्वेश्चन यहाँ लिखिएगा। पर्सनल कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप 9872065786 इस व्हाट्सएप में जाइएगा, वहाँ आपको अपनी की पूरी जानकारी मिलेगी कि आपके अच्छे ग्रह कौन से हैं जिन्हें यूज़ करना चाहिए, नेगेटिव कौन से हैं जिनसे बचकर रहना चाहिए, कौन से रत्न पहनने चाहिए, कौन सी डोनेशन करनी है, वो सारा व्हाट्सएप में है। ठीक है, तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अभी शुक्र की बातें आगे लेकर चलेंगे, बृहस्पति की बातें आगे लेकर चलेंगे, 7th हाउस की बातें आगे लेकर चलेंगे, और देखेंगे कि ये शादी लड्डू है मीठा मीठा या कड़वा करेला है। इस एपिसोड को चलाएंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।